एक दिन रोहन को इतना लेट तक सोता देख उसकी माँ उसको आवाज लगाते हुए कहती है, रोहन बेटा, रोहन उठ जा, ऑफिस नहीं जाएगा क्या? 8 बज चुके हैं। मालिक बन गया है पर काम पर तो समय से जाना चाहिए ना बेटा। क्या 8 बज गए? माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? और आज तो पापा ने भी नहीं उठाया मुझे, उन्होंने भी लेट करवा दिया। रोहन की ये बात सुन उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो भावुक होकर अपने बेटे से कहती है, बेटा जानती हूँ तू अपने पापा को कभी नहीं भूल पाएगा, पर अब इस सच को स्वीकार कर ले कि वो हमें छोड़ के जा चुके हैं हमेशा के लिए, एक ऐसी दुनिया में जहाँ से कोई वापस नहीं आता। माँ, आप लोगों की तरह क्यों बात कर रही हो? अरे पापा कहीं नहीं गए हैं, वो हमेशा मेरे साथ है। जब भी मैं गिर जाता हूँ वो मुझे उठाते हैं, मेरे पीछे दीवार बन के खड़े रहते हैं। और भला बाप को कैसे बेटा भूल सकता है? रोहन की बात सुनकर उसकी माँ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रोहन के पिता हीरानाथ की मौत बीमारी के कारण हो गई थी और इस बात को 1 महीना बीत चुका था। उसके पिता के अच्छे काम और रुतबे को पूरा शहर जानता था और उनकी बहुत इज्जत भी करता था। उनकी परछाई उनका बेटा रोहन था, जिसने अपने पिता के जाने के बाद उनकी शान को और बढ़ाए रखा। लोगों की मदद करने और उसके हक के लिए खड़े रहने के लिए भी रोहन ने अपने पिता जैसी ही जगह लोगों के दिलों में बनाई थी। वो अपने पिता के बहुत करीब था, इसलिए रोहन उनके जाने का ये सच अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया था। एक दिन रोहन अपनी कार से घर आ रहा होता है कि उसकी कार को 4 गुंडे रोकते हैं और उनका लीडर उससे कहता है, ओ हीरो, बाहर आ चल। रोहन गाड़ी से बाहर आता है और उन गुंडों से बोलता है, हाँ भैया जी, क्या हो गया आपको? क्यों रोका है मुझे? तेरी बारात ले जाने के लिए रोका। अबे साले, दिख नहीं रहा है तुझे? गुंडे हैं हम, तेरी इज्जत तो लूट नहीं सकते क्योंकि तू छोरा है, तो तेरे से पैसे और तेरी गाड़ी ही लूटेंगे। तो अब जो भी है जेब में वो बाहर निकाल और गाड़ी की चाबी दे इधर। देखो, तुमको पैसा चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन एक गाड़ी मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट की है तो ये मैं नहीं दूंगा। मैं देगा कैसे नहीं, तेरे बाप को भी देनी पड़ेगी। बहुत हो गया, पापा को कुछ कहा ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, बहुत बुरा हो जाएगा। ओ भाई, डर गए हम तो। सुन बे, तेरे बाप को भी पकड़ के लाएंगे क्या कॉलर से हम। रोहन का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। उसे अपने पिता के खिलाफ एक शब्द गवारा नहीं था। वो उनको मारने आगे बढ़ता है, तभी उसके कंधे पर एक हाथ महसूस होता है और वो पीछे देखता है और बोलता है, पापा देखो, अब मुझे रोकना मत। इनको आराम से बोला था मैंने, पैसे ले लो, लेकिन ये लातों के भूत है, ये ऐसे नहीं मानेंगे पापा। इनको तो मैं सबक सिखाता हूँ, लगता है ये मार खाकर ही मानेंगे। रोहन को ऐसे खुद से बातें करते हुए देख गुंडे हैरान हो जाते हैं और वो गुंडा गुस्से में कहता है, ओ पागल है क्या? दिमाग पर चोट लग गई है? किससे बातें कर रहा है? मेरे बारे में सोचना छोड़ो, अपने बारे में सोचो कि मेरे तो पापा साथ में हैं, तुमको कौन बचाएगा? रोहन की इस बात को सुन गुंडे गुस्से में उस पर हमला करते हैं और रोहन भी उनको मारने आगे बढ़ता है और हाथापाई होती है। रोहन अकेला उन चारों पर भारी पड़ता है और उन्हें मारने लगता है। उन सभी को धूल चटा के रोहन जाते जाते हुए कहता है, ओ, जब बाप साथ होता है ना तो दुनिया की कोई ताकत उसके बेटे को छू तक नहीं सकती। मेरे पापा तो मेरी ताकत है, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। पापा चले। रोहन वहां से गाड़ी में बैठकर चला जाता है। कुछ देर बाद वो अपने घर पर आ जाता है, जहां उसके चेहरे पर खरोच के निशान देख उसकी माँ को चिंता होने लगती है। रोहन बेटा, ये चोट कैसे लगी? कहाँ लड़के आया है तू? अरे माँ, कुछ नहीं हुआ, और पापा साथ थे ना मेरे, कुछ होने देते क्या वो? कहाँ है पापा? बता मुझे भी, मैं भी तो मिलूं। ये तो रहे पापा, आप भी ना माँ, परेशान मत किया करो। इतना कहकर रोहन अपने कमरे में चला जाता है, पर उसकी इन बातों से उसकी माँ थोड़ा परेशान हो जाती है और अपने मन में कहती है, हे भगवान, मेरे बेटे से उसके पिता को तो छीन के अच्छा नहीं किया। जान था वो अपने पिता की, और वो भी अपने बेटे की हर मोड़ पर मदद करते थे, पर उनके जाने के बाद से मेरा बेटा तो पागल सा हो गया है।
एक बेबस माँ की तरह आरती अपने बेटे की इस हालत के लिए भगवान से दिन रात प्रार्थना कर रही होती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक सुबह रोहन अपने पापा के कपड़े पहन के नाश्ता करने आता है। उसको अपने पिता के कपड़ों में देख आरती कहती है, रोहन बेटा, तेरे कपड़े तो गंदे नहीं थे, कल ही धुलवाए थे, फिर तूने अपने पापा के कपड़े क्यों पहने हैं? माँ, आप कहती हो ना मुझे कि मैं पापा की परछाई हूँ। देखो, लग रहा हूँ ना एकदम पापा के जैसा। रोहन अपनी मूंछों को ताव देता हुआ, बेटा, ऐसा लग रहा है कि जैसे तेरे पापा मेरे आगे बैठे हैं। काश वो भी होते तो तुमको ऐसा देख के बहुत खुश होते और बड़े ही ताव से कहते, देखा भाग्यवान, मेरा बेटा आखिर मेरे कपड़ों में मुझसे ज्यादा जच रहा है। वाह माँ, क्या बात है। पापा ने भी सेम चीज कही थी भी मुझे देखकर। तू अपने ख्यालों से बाहर आ और मेरी बात सुन। शाम को तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तो ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाइयो। पर माँ, मुझे शादी नहीं करनी अभी। इतनी जल्दी क्या करूँगा शादी? अब तू अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं करेगा, और वैसे भी उम्र हो गई है अब तेरी शादी लायक। अब मेरी इज्जत करता है तो मना नहीं करेगा। ठीक है माँ। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को विमला देवी अपनी बेटी रचना के साथ रोहन के घर उसको देखने आती है। रोहन भी समय से पहले घर पर वापस आ जाता है। सभी बैठे थे। आरती को रचना पसंद थी। रिश्ते की बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहती है, बहन जी, हमें आपकी बेटी पसंद है और जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकलवा के दोनों की शादी करवा देते हैं। माँ, ये शादी तभी होगी जब पापा होंगे आशीर्वाद देने के लिए हमें। रोहन की इस बात पर आरती अब गुस्से में आ जाती है और कहती है, रोहन, बस बहुत हुआ। तू कब मानेगा? तेरे पापा जा चुके हैं। तेरी इन हरकतों से मुझे कितना दुख होता है। सोचा है तूने कभी मेरे बारे में? तेरे से ज्यादा दुख होता है मुझे उनके जाने का। वो तो पति थे मेरे, पर तू ये बात कब समझेगा? माँ, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो कि पापा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। वो कहीं नहीं गए मुझे छोड़कर। पापा, आपको सबके सामने आना पड़ेगा। अगर आप सबके सामने नहीं आए तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा, और आपके ना आने पे लोग मुझे पागल समझेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ पापा, आप आओगे। आओ ना पापा, आशीर्वाद चाहिए मुझे, आओ। रोहन अपने पापा को आवाज लगाता हुआ इधर उधर देखता है। सब उसको पागल समझते हैं उसकी इस हरकत से। तभी एक तेज रोशनी के साथ सभी के सामने हीरानाथ आते हैं। उनको देख आरती कहती है, आप जिंदा हो? कहाँ थे आप इतने दिनों तक? जिंदा नहीं, शरीर से तो मैं कब का मर चुका हूँ। जिंदा रखा है तो मेरे बेटे ने मुझे। उसका मोह, उसका प्यार मेरी आत्मा उसके पास खींच लाई। लेकिन बेटा, अब तुझे ये जानना बहुत भारी पड़ेगा कि मैं तेरे साथ आगे नहीं चल सकता हूँ। रचना के रूप में तुझे तेरी जीवन साथी मिल गई है। अब मुझे मुक्ति दे। पर पापा, मैं आपके बिना जी कैसे पाऊंगा? नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते पापा। मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है आपके बिना। तेरे जैसा बेटा पाकर तो मुझे बहुत गर्व है खुद पर। तूने मुझे मर के भी जिंदा रखा है। तेरे लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ बेटा। लेकिन इस संसार के नियम को हम नहीं बदल सकते हैं। ठीक है पापा, आपको मुक्ति चाहिए ना, मैं दिलाऊंगा आपको मुक्ति। लेकिन आपको मेरी शादी में आकर मुझे आशीर्वाद देना होगा। तब मैं आपको जाने की इजाजत दूंगा, वरना मैं नहीं जाने दूंगा आपको हमेशा फिर मेरे पास रहना पड़ेगा। ठीक है मेरे बेटे। सभी लोग इस दृश्य को देखकर हैरान हो जाते हैं। आज के समय में लोग जीते जी अपने माँ बाप को मार देते हैं, तो वहीं एक बेटे के प्यार ने अपने मरे हुए पिता को खुद में जिंदा रखा। ये बात पूरे शहर में फैल जाती है। सब रोहन और हीरानाथ के रिश्तों की मिसालें देते हैं। साथ ही हीरानाथ जी के दर्शन के लिए रोहन की शादी में भी आते हैं। दोनों की शादी धूमधाम से की जाती है और शादी के वक्त हीरानाथ दोनों को आशीर्वाद देने आते हैं और कहते हैं, बेटे, जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देना। और रोहन, तुम मेरी ही परछाई हो और हमेशा रहोगे। इसलिए अपनी माँ का और अपना ख्याल रखना। इतना कहकर हीरानाथ सबकी आंखों से ओझल हो जाते हैं।
आरती को भी अपने बेटे के पागलपन के पीछे का सच पता लग चुका होता है। इसके बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्रीति की माँ उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि सुंदर होने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। कई रिश्ते तो हाँ करने के बाद भी शादी के लिए मना कर दे रहे थे। कुछ दिनों बाद अनीता को अपनी बेटी की शादी के लिए एक बहुत ही अच्छे घर का लड़का मिल जाता है। कहीं ये रिश्ता भी हाथ से ना चला जाए, इस डर से अनीता जल्दी जल्दी शादी करवाने की सोचती है और देख दिखाई के 2 दिन बाद की ही शादी तय कर देती है। प्रीति को हल्दी के लिए उसकी सास रमा अपने बेटे की हल्दी लेकर आती है और जैसे ही प्रीति को हल्दी लगाने जा रही होती है तभी उसमें छिपकली गिर जाती है। ये देखकर रमा बोलती है, हे भगवान, ये कैसा अपशगुन है? शादी की हल्दी में छिपकली का गिर जाना। भगवान जाने कौन सी मुसीबत आने वाली है। बहन जी, आप बस मेरी होने वाली बहू की जल्दी से नजर उतार दो। मैं अपने बेटे की नजर उतार दूंगी। बुरी बला होगी तो जल्दी से जल्दी टल जाएगी। है ना बहन जी? सही बोल रही हूँ ना? हाँ, अब बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं प्रीति की नजर बाद में उतार दूंगी, लेकिन उससे पहले उसकी हल्दी तो हो जाए। अरे ये कैसी बातें कर रही हो आप? शादी की हल्दी में छिपकली गिर गई और वही हल्दी मैं अपनी होने वाली बहू पर लगाने दूं? नहीं नहीं, ये रहने दो। मैं वापस घर जाकर दूसरी हल्दी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हल्दी है तो ऊपर से साफ कर देंगे। और अगर आपको ये भी ठीक ना लगे तो हमारे घर में और भी हल्दी है, उसमें बेसन मिलाकर लगा देते हैं। निखार भी आ जाएगा मेरी बेटी के चेहरे पर। बहन जी, मेरी बहू को निखार की जरूरत ही नहीं है। वो वैसे ही इतनी गोरी है। हल्दी बेसन इसे क्या ही निखार देंगे। और हमारे लड़के की उतारी हुई हल्दी लड़की को लगाई जाती है। मैं ले आऊंगी थोड़ी देर में। हाँ माँ जी, माँ तो बोल रही हैं वो आएंगी। फिर आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? आप परेशान मत हो। परेशान कैसे न रहूं? अब तक इतने रिश्ते जो टूट चुके हैं, ऊपर से ये अब शगुन भी हो गया। अगर ये रिश्ता भी कहीं टूट गया तो? हे भगवान, मेरी गोरी बेटी की काली किस्मत की वजह से और उसके इतने सुंदर होने के बाद भी वो अब तक कुंवारी है। भगवान, इसकी शादी हो जाए बस अच्छे से। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटी की माँ है ना अनीता जी, इसीलिए परेशान तो रहना ही है। जब तक मेरी बहू मेरे घर नहीं आएगी तब तक ये परेशानी इन्हें सताती ही रहेगी। क्यों अनीता जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? आपको यही चिंता है ना? जी हाँ, परेशानी तो यही है। बस बेटी खुशी खुशी विदा हो जाए, मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अनीता की परेशानी तो बनी ही रहती है, लेकिन कई परेशानी के बाद आखिरकार उसकी बेटी की शादी हो ही जाती है और वो खुशी खुशी विदा भी हो जाती है। प्रीति का उसके ससुराल में स्वागत किया जाता है। सब लोग बहुत खुश थे कि तभी प्रीति के पति ओम को उसके ऑफिस से कॉल आता है और वो बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद ओम बात करके वापस अपनी माँ और प्रीति के पास आकर उनसे बोलता है, माँ, मुझे अभी जाना होगा। मेरे सर का कॉल आया था। मुंबई वाले ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मुझे कुछ 3-4 महीने वहाँ ही रहना पड़ेगा और 1.5 घंटे बाद की ही फ्लाइट है। हाँ तो कोई बात नहीं, मुंबई जा रहा है तो प्रीति को भी लेकर चले जा। अब ये यहाँ अकेले कैसे रहेगी? तेरे साथ ये भी चली जाएगी तो तुझे खाने पीने में भी मदद मिल जाएगी और ये भी घूम लेगी थोड़ा। नहीं माँ, काम अभी ज्यादा जरूरी है। मैं अगर प्रीति को लेकर गया तो मैं तो पूरा दिन ऑफिस में ही रहूंगा, लेकिन प्रीति घर पर अकेली क्या करेगी? इससे अच्छा है यहाँ आपके साथ ही रहे, यही ठीक रहेगा उसके लिए। ये कैसी किस्मत लेकर आई है बहू? आए हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ कि मेरा बेटा दूसरे शहर जा रहा है। आज तक मैं अपने बेटे के बिना एक दिन भी नहीं रही। अब पता नहीं कितने महीने रहना पड़ेगा। माँ, आप क्यों उसे बोल रही हो? वो तो अभी अभी आई और मेरे ऑफिस की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। इसमें उसकी क्या गलती है? आप उसे कुछ मत बोलो। और हाँ, मैं जितना जल्दी हो सकता है आ जाऊंगा। मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ और रास्ते में कुछ खाने के लिए भी रख देती हूँ। वहाँ जाकर कॉल कर देना, ठीक है? और आप माँ जी की फिक्र मत करना, मैं हूँ यहाँ उनका ध्यान रखने के लिए। आप काम खत्म करके आना। कुछ देर में ओम अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। ओम के जाने के बाद रमा भी बड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से अभी उसके बेटे का घर बसा ही था और उसे जाना पड़ गया। धीरे धीरे कुछ दिन निकल जाते हैं। प्रीति घर को काफी अच्छे से संभाल लेती है। कुछ दिनों बाद
रमा की पड़ोसन कांता आती है और रमा से बोलती है। अरे रमा, तुझे बहुत इंतजार था ना मोहल्ले में होने वाली प्रतियोगिता का। तो अब इस बार की प्रतियोगिता का दिन फिक्स हो गया है। अगले महीने की 6 तारीख को है प्रतियोगिता। और इस बार प्रतियोगिता में इनाम क्या रखा है? और हाँ, इस बार किस चीज की प्रतियोगिता है? अब तो तू ये समझ कि ये प्रतियोगिता और इनाम जैसे तुझे और तेरी बहू को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। अच्छा, ऐसा क्या इनाम और प्रतियोगिता रख दी इन मोहल्लों वालों ने? इस बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और तेरी बहू तो है ही इतनी सुंदर और गोरी चिट्टी, और इनाम में भी असली सोने की चैन है। अब तो वो पक्का तेरे घर ही आने वाली है। मोहल्ले की और औरतों ने भी तैयारी शुरू कर दी है, तो तू अपनी बहू की तैयारी शुरू करवा दे। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पक्का इनाम तेरे ही घर आएगा फिर। कांता की बात सुनकर रमा खुश हो जाती है और अपनी बहू के पास जाकर बोलती है। बहू, इस बार मोहल्ले में ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तो तू तो वैसे भी इतनी सुंदर गोरी सी है, तो तू अभी से तू हल्दी चंदन का लेप लगाना शुरू कर दे। मैंने तेरा नाम लिखवा दिया है, इनाम लेकर आइयो तू। माँ जी, कम से कम मुझे बता तो देते। आपने मेरा नाम प्रतियोगिता में लिखवा दिया है। बहू, बताना क्या है, जो मैं चाहती हूँ तू वही करना। मेरा तो मानो जैसे ये सपना था कि मोहल्ले की प्रतियोगिता में मेरी बहू भी भाग ले, और अब तो मेरी बहू आ गई है, तो तैयारी कर। ठीक है माँ जी, आपको अगर मेरे प्रतियोगिता में भाग लेकर जीतने से ही खुशी मिलेगी तो मैं इसमें भाग लूंगी और जीतूंगी भी। लेकिन इसके लिए सामान भी तो होना चाहिए ना। सामान ले आओ ना माँ जी आप। ठीक है, मैं अभी जाकर मेकअप का सारा सामान लेकर आती हूँ, वरना मोहल्ले की औरतें तो दुकान पर कुछ भी ना रहने दे। तू अपनी सारी अच्छी वाली साड़ी भी एक तरफ कर दियो, उनमें से कुछ पहनना है तुझे। रमा प्रतियोगिता के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी बहू को सुंदर दिखाने के लिए ना जाने कौन कौन से लेप लगाने लगती है। धीरे धीरे प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ जाता है। प्रतियोगिता से एक दिन पहले ही रमा अपनी बहू के चेहरे पर हल्दी चंदन का फेस पैक लगा देती है। प्रीति जैसे ही फेस पैक को हटाती है, उसके चेहरे पर लाल लाल धब्बे हो जाते हैं और वो रमा के पास जाकर बोलती है। माँ जी, ये क्या हो गया? आपने क्या लगा दिया था मेरे चेहरे पर? लाल लाल धब्बे हो गए हैं। ऐसे तो मैं प्रतियोगिता में हार जाऊंगी ना। ना जाने कौन सी काली किस्मत लिखवा कर आई है तू। इतने दिनों से तो सब ठीक था, प्रतियोगिता से एक दिन पहले ही ये सब होना था। लगता है मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। माँ जी, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो वही कर रही थी ना जो आपने बोला था। गलती तो तेरी काली किस्मत की है। जितनी तू चमकती है ना, अगर उतनी ही तेरी किस्मत चमक जाती तो कितना अच्छा होता। अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सबको। रमा बहुत ही उदास हो जाती है। अगले दिन प्रीति प्रतियोगिता के पहले ही राउंड में बाहर हो जाती है। रमा अब तो प्रीति की काली किस्मत को ही कोसने लगती है और रोज रोज प्रीति को ताने देती रहती है। ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं। कई दिनों बाद ओम वापस घर आता है। अपनी माँ और प्रीति को मिठाई खिलाकर बोलता है। माँ, मैं अपनी शादी के दिन ही मुंबई चला गया था और वहाँ का सारा काम अच्छे से संभाल लिया। इसलिए मुझे कंपनी की तरफ से फ्लैट और कार ऑफर हुई है। अब हम फ्लैट में रहने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। बधाई हो बहुत आपको, इतनी बड़ी खुशी मिली है आपको। सच में ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ऐसा लग रहा है इतने दिनों बाद कोई खुशखबरी सुनी है, वरना इस गोरी बहू की काली किस्मत की वजह से तो कुछ अच्छा सुनने को मिल ही नहीं रहा था। माँ, अब प्रीति को क्यों बोल रही हो? उस बेचारी ने तो कुछ बोला भी नहीं। और आप खुद ही बताओ, अगर मैं उस दिन नहीं जाता या प्रीति मुझे जाने से मना कर देती तो आज मुझे फ्लैट और कार मिलती नहीं ना। हाँ, बात तो तू ठीक बोल रहा है, लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने और उसके परिवार ने दोनों ने तरक्की कर ली है। और अपनी बहू को कोसना बंद करो अब। ओम की बात सुनने के बाद रमा को भी थोड़ी खुशी होती है और वो अब प्रीति को उसकी काली किस्मत का ताना देना बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद वो तीनों फ्लैट में रहने चले जाती हैं और धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाता है। स्वाति अपनी नई नवेली बहू का घर में काफी धूमधाम से स्वागत करती है और बहू के आने के बाद मुंह दिखाई की रस्म करवाई जाती है। जहां बहू घूंघट में थी, तभी स्वाति अपनी बहू खुशी से कहती है। बहू, पहले तेरी मुंह दिखाई की रस्म होगी, उसके बाद ही तो अपने कमरे में जा सकेगी। तभी घूंघट में से नई नवेली बहू की आवाज आती है। जो भी करना है जल्दी करो, मैं तो परेशान हो गई इन रस्मों से। ये सुनकर पास खड़ी औरतें हैरान हो जाती है।
कि नई नवेली दुल्हन की आवाज तो देखो, आते ही कितने जोर से बोल पड़ी। तभी पड़ोस की विमला स्वाति से कहती है, स्वाति क्या बहू लाई है, आते ही घर को स्वर्ग बना दिया अपनी आवाज से। तो जितनी शांत है उतनी ही धमाकेदार बहू लाई है। हाँ अच्छा है ना, तो कोई तो घर में तेज तर्राक होना भी चाहिए विमला। अपनी बहू की खामियों को सुधारने में लगी स्वाति भी मन में सोचती है, सच में ना जाने कैसी बहू ले आई हूँ मैं, जो आते ही इतनी लंबी जुबान साथ लाई है, कितने जोर से बोल रही है। अगले दिन सुबह स्वाति किचन में काम कर रही थी। तभी खुशी वहाँ आती है और अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, नितिन ने कहा है खाना पैक कर देने के लिए, बताइए मैं कर दूं क्या? बहू मैं किचन में ही हूँ तेरे साथ, तेरे सामने, पर तू इतने जोर से क्यों बोल रही है? थोड़ा धीरे बोला कर, अभी से तेज बोलेगी तो पड़ोस की औरतें बातें बनाएंगी। माँ जी मैंने जोर से बोला क्या? मेरी आवाज ही ऐसी है, क्या करूँ माँ जी? उसे अब सुधार ले तू, अपने मायके में नहीं ससुराल में है। ठीक है माँ जी, मैं आपसे धीरे ही बात करूँगी। अब भी जोर से बोल कर गई, इसकी आवाज तो नॉर्मल है ही नहीं, ना जाने क्यों इतना ऊंचा बोलती है, शायद सुनाई कम देता है इसे। एक तो मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, कहीं इसकी तेज आवाज मेरी जान न ले ले। अभी तो शादी को महज 2 दिन हुए थे और उन दिनों में अपनी तेज बोलने वाली बहू से स्वाति परेशान हो चुकी थी और खुशी को कई बार समझा चुकी थी कि बहू थोड़ा धीरे बोला करो, पर कोई फायदा नहीं था। देर शाम स्वाति मार्केट जा रही थी और अपनी बहू को भी लेकर जाती है। तभी रास्ते में स्वाति को विमला मिलती है, जिसे देखकर स्वाति विमला से कहती है, विमला कहाँ से आ रही है? मार्केट गई थी, और तू अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर कहाँ चल पड़ी? बहू विमला आंटी को नमस्ते बोलो, हमारे बगल में ही रहती है, थोड़े दिन में तुम भी जान जाओगी। नमस्ते आंटी जी। खुशी इतना जोर से नमस्ते करती है कि आसपास से गुजर रहे लोग भी खुशी को देखने लगते हैं और विमला को मौका मिल जाता है एक और पंच मारने का, जिस पर विमला स्वाति से कहती है, मुझे तो लगा ही था कि स्वाति बहू जोर से बोलती है, आज देख और सुन भी लिया। बेटा ऊंचा सुनाई तो नहीं देता, या फिर तेज बोलने की आदत ही है तेरी। खैर जो भी हो स्वाति, तेरी बहू वाकई कमाल की है। ये सब सुनकर स्वाति काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी बहू की जोर से बोलने की आदत ने उसकी इज्जत की मिट्टी पलीत कर रखी थी। ये सोचते हुए वो मार्केट आ जाती है, जहाँ दोनों सास बहू सब्जियाँ लेने लगती है और खुशी अपनी सास स्वाति को दूर से देखकर बोलती है, माँ जी सुनिए माँ जी, टमाटर ले लेना, इधर नहीं है, बस आलू प्याज ही है। हे भगवान, ना जाने क्या करूँ मैं इसके जोर से बोलने वाले आदत की वजह से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो लोग भी मेरा मजाक बना रहे हैं। मार्केट से आने के बाद स्वाति अपनी बहू से कहती है, बहू तुम्हारे जोर से बोलने की वजह से हर कोई मुझे यही कहता है कि स्वाति की बहू कितना तेज बोलती है। अभी तो तू नई नवेली है, बाद में तू चाहे जितना जोर से बोल ले, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। जो भी तुझे देखने आता है वो मुझे कहकर जाता है कि आपकी बहू को सुनाई कम देता है क्या, या इतना ही बोलती है, इलाज करवाओ इसका। अब बता मैं किसे क्या बोलूं? क्या माँ जी, मैं जोर से बोलती हूँ, किसने कहा आपसे? आपके बेटे ने तो कभी नहीं कहा मुझे कि मैं तेज बोलती हूँ। सास बहू की ये बातें चल ही रही थी। तभी आस पड़ोस वाले भी स्वाति के घर आ जाते हैं और विमला स्वाति से कहती है, स्वाति क्या बात है, तू अपनी बहू से लड़ रही है? किसने कहा? हम तो बातें कर रहे हैं। तेरी बहू के चिल्लाने की आवाज सुनकर ही तो हम सब यहाँ आए हैं। यहाँ कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं हो रहा था, बल्कि मेरी बहू की सुरीली आवाज सुनकर आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर सभी औरतें चली जाती हैं और काफी समय बीतता है, पर खुशी अपनी आदतों से बाज नहीं आती। एक रोज अचानक खुशी किचन से अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी चलिए ना, देखिए गैस लीक हो रहा है, कहीं आग न लग जाए। इतना सुनते ही स्वाति अपने सीने पर हाथ रख लेती है और बेहोश हो जाती है। हालांकि खुशी अपनी सास से मजाक कर रही थी। दरअसल खुशी ने अपने हाथों से अपनी सास के लिए उसका फेवरेट गाजर का हलवा बनाया था और वो अपनी सासू माँ को हॉल तक लाने के लिए मजाक कर रही थी। पर खुशी के अचानक आकर चिल्लाने से स्वाति को हार्ट अटैक आता है। ये देखकर खुशी जोर जोर से विमला आंटी को आवाज लगाती है, पर कोई नहीं आता, क्योंकि सबको पता था कि खुशी के चिल्लाने की आदत है। तभी वो खुद से अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर जाती है और हॉस्पिटल में स्वाति को देखने के बाद डॉक्टर खुशी से कहते हैं, आप यहाँ इनको सही समय पर लाए, वरना आज इनकी जान जा सकती थी। तभी वहाँ नितिन भी आ जाता है और वो खुशी को कहता है,
क्या हुआ था माँ को? उन्हें शोर से और जोर से किसी के बोलने या चिल्लाने पर ऐसा होता है डॉक्टर। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इनके केस में भी यही हुआ है। उन्हें किसी बात से घबराहट हुई है और उन्हें अटैक भी पड़ गया है। अब वो ठीक है, आपको उनका काफी ध्यान रखना होगा। ध्यान रखें कि उनके पास कोई भी शोर शराबा ना हो और ना ही किसी बात का टेंशन। जी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा माँ का। इस इंसिडेंट के बाद स्वाति हॉस्पिटल से घर आती है और स्वाति के घर आने के साथ नितिन खुशी को वार्न करता है कि वो अब से धीरे बोलेगी। देर शाम स्वाति को खुशी सूप देने जाती है और कहती है, माँ जी आपने दवा ले ली तो अब थोड़ा सूप भी पी लो। हाँ ठीक, रख दे। और ये बता, कल जो मेरे कंगन हॉस्पिटल में खोले गए थे वो कहाँ रखे तूने? मुझे दे दे, मैं संभाल कर रख देती हूँ। माँ जी वो मैंने अलमारी में रखे हैं, आप जब चाहे ले लेना। बहुत धीरे बोल, एक बार हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ, अब क्या ऊपर भेजने का इरादा है? ये बातें खिड़की के पास खड़ा चोर सुन लेता है और चला जाता है। देर रात सब के सोने के बाद वो घर की छत से एंट्री करता है और स्वाति का वही कंगन चुराने आता है जिसके बारे में उसने सुना था। और तभी चोर के हॉल में आते ही टेबल पर रखा कांच का फूलदान उसके टकराने से गिर जाता है, जिससे खुशी की नींद खुल जाती है। तभी वो किसी की आहट देख लेती है और चोर चोर चिल्लाने लगती है। ये सुनकर आधी रात में स्वाति की बहू चोर चोर चिल्ला रही है। स्वाति, नितिन तो जाग ही जाते हैं, पर आस पड़ोस वाले लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और चोर को पकड़ लिया जाता है। बहू, सही समय पर तूने सबको उठा दिया, वरना आज तो मेरे पुश्तैनी सोने के कंगन चोर ले जाता। तेरी बहू के जोर से बोलने की वजह से आज तेरे घर में चोरी होने से बच गई, वरना ना जाने ये चोर ऐसी कितनी चोरियां करता। अच्छा हुआ जो हमने इसे पकड़ लिया। आजकल जो भी चोरियां हो रही है इसने ही की होगी, हमें पूरा विश्वास है। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने तो इन सास बहू की बातें सुन ली थी और मैंने यहाँ चोरी करने का प्लान बनाया था। मैं तो बर्तन बेचता हूँ, एक साधारण सा आदमी हूँ, पर इनकी बात सुनकर ना मेरे मन में लालच आ गया था, जिस वजह से मैं यहाँ चोरी करने आ गया। सही कहा तूने, तू बर्तन तो बेचता है पर इसी काम की वजह से तू लोगों के घर में ताका झाकी भी करता है ना। सच बोलियो, वरना मैं तुझे पकड़ लूंगी। हाँ, मैं लोगों के घर जाकर ना बर्तन बेचता हूँ और उनके रहन सहन, सोना चांदी पहनने के तरीकों को देखकर रात में चोरी को अंजाम दे देता हूँ। इन सब के बाद सभी लोग पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस भी चोर को थाने ले जाती है। ये सब देखकर स्वाति अपनी बहू से कहती है, बहू सही किया तूने जो जोर से बोलकर सबको उठा दिया, वरना ये चोर पकड़ में भी नहीं आता। हाँ माँ जी, मुझे भी पता चला आज ही कि आज मेरे जोर से बोलने की इस आदत ने कितना बड़ा कमाल किया है। तो अब तो आप लोगों को मेरी इस आवाज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, या अभी भी किसी को है? ना खुशी बेटा, मुझे तो नहीं है, बल्कि तुझे तो रात को जागते रहो का नारा लगाना चाहिए। कम से कम हमारे इलाके में चोरियां तो नहीं होगी और लोगों को तेरी आवाज से नींद भी कम आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।